हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के एक और टॉपिक को कवर कर लेंगे और ये है हिंदी वर्तनी। तो हिंदी वर्तनी के बारे में हम आज विस्तार से जानने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पूरा आज कवर कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हिंदी वर्तनी, वर्तनी जिसको इंग्लिश में आप लोग स्पेलिंग कहते हो, तो किसी भाषा के शब्दों को लिखने का एक मानक तरीका या अक्षरों, मात्राओं या फिर विराम चिन्हों के सही प्रयोग का निर्धारण करती है ताकि शब्द का अर्थ स्पष्ट रहे और भाषा में एक रूपता बनी रहे। हिंदी में शुद्ध वर्तनी का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह न केवल सही उच्चारण सुनिश्चित करता है बल्कि अर्थ का अनर्थ होने से बचाता है। तो अर्थ का अनर्थ होने से कौन बचाता है? वर्तनी। वर्तनी अगर शुद्ध नहीं है किसी भाषा की तो वहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी वर्तनी की आवश्यकता और महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले अर्थ की स्पष्टता। अगर आप लोगों ने सही वर्तनी का इस्तेमाल किया है, सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो फिर वो एक सार्थक अर्थ वहाँ पर प्रदान करते हैं और वर्तनी शब्दों के सही अर्थ को बनाए रखती है। गलत वर्तनी से अर्थ बदल सकता है या फिर भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है अगर आप लोग भाषा में वर्तनी गलत करो। उच्चारण में शुद्धता आती है, तो वर्तनी उच्चारण को प्रभावित करती है। शुद्ध वर्तनी से शब्दों का सही उच्चारण होता है। भाषा में एक रूपता रहती है, तो वर्तनी के नियम भाषा में एक रूपता लाते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक ही तरह से शब्दों को लिख और समझ पाते हैं। समझने में आसानी होती है। शुद्ध वर्तनी वाला लेख पढ़ने और समझने में आसान होता है। व्याकरणिक शुद्धता रहती है। वर्तनी का व्याकरण से गहरा संबंध है। सही वर्तनी व्याकरणिक शुद्धता का भी एक आधार रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा सकते हो। तो हिंदी वर्तनी के मुख्य भेद और उनके नियम के बारे में जानते हैं। तो हिंदी वर्तनी के कई नियम हैं जिन्हें हम मुख्य भेदों के रूप में देख सकते हैं। स्वरों और उनकी मात्राओं का सही प्रयोग होना चाहिए। तो आप लोगों ने स्वरों के भेद पढ़े थे। 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चेकआउट कर सकते हो, हिंदी सिलेबस, जहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में। दीर्घ स्वर में हर्ष की तुलना में अधिक समय लगता है और प्लुत स्वर में हर्ष की तुलना में 3 मात्राओं का अधिक समय लगता है उसके उच्चारण में। बाकी हर्ष स्वर कितने हैं? हिंदी में हर्ष स्वर आपके 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। और जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं और आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। हर्ष स्वर आपके 4 हैं और दीर्घ स्वर आपके 7 है। तो जो स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो कुल होती है 13, जिसमें अयोगवा भी जुड़ जाते हैं, अंग और औ। लेकिन अगर सिर्फ स्वरों के बारे में पूछा जाएगा तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखो यहाँ पे वर्तनी कैसे काम करती है। देखो यहाँ पे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने दिन लिखा और दीन लिखा, तो यहाँ पर आपने मात्रा देखो चेंज करी, तो पूरा यहाँ पर अर्थ ही इसका बदल चुका है। दिन का मतलब होता है डे और दीन मतलब हो जाता है पुअर, यानी कि निर्धन। अब देखो कुल अगर आप लिखोगे तो कुल, जिसको इंग्लिश में टोटल भी कहते हैं, और कुल कहोगे तो यहाँ पे इसका अलग ही मतलब निकल जाता है। सोना, सुना और सोना, देखो अलग अलग मतलब यहाँ पर निकल चुका है। और तो यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों ने वर्तनी सही नहीं रखी है, यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने स्वरों में यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ यहाँ पर हो जाता है। अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अनुस्वार किसी भी वर्ग यानी कि क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा या फिर प वर्ग होगा, तो उनका जो पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर जो उनका होता है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर नासिक ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है, सामान्यतः या स्वर रहित पंचमाक्षर के स्थान का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप लोगों ने अनुस्वार का प्रयोग देखा होगा। बाकी इसके उदाहरण मैं आपको बता दूँ अनुस्वार के, जैसे ये कंबल, यहाँ पर इसका उदाहरण है। ये जो आपको यहाँ पे बिंदी दिख रही है ऊपर, तो ये आधा मौका यहाँ पर संकेत करती है। जैसे यहाँ पे संबंध आपको दिख रहा होगा, संबंध, तो यहाँ पर ये जो बिंदी आपको दिख रही है, आधा मौका यहाँ पर आपको मतलब दिखा रही है। अधिकतर जगह पर मौ और कहीं कहीं पर ये देखो अलग अलग यहाँ पे अर्थ यहाँ पे प्रकट करती है। तो 2 बिंदी है, तो एक जगह इस बिंदी का मतलब मौ
और एक जगह इस बिंदी का मतलब नौ, आधा नौ हो गया। और जैसे पंडित है तो पंडित को आप लोग इस प्रकार लिखते हो, गंगा में ये जो ये है इस प्रकार आप लोग गंगा यहाँ पे लिखते हो। और चंद्रबिंदु आप लोगों ने देखा होगा, यह नासिक के ध्वनि के साथ मुख से भी हवा निकालने का संकेत देती है और इसका प्रयोग स्वरों के ऊपर किया जाता है। तो स्वरों के ऊपर प्रयोग किया जाता है चंद्रबिंदु का। चंद्रबिंदु का साइन इस प्रकार होता है, आप लोग इसके उदाहरण देख सकते हो, चांद, गांव, कहाँ, हंसना, ये सब चंद्रबिंदु के यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख सकते हो। तो जहाँ स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद कोई भिन्न व्यंजन आता है तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जहाँ स्वर रहित पंचम अक्षर के बाद कोई भिन्न व्यंजन आता है तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। और जहाँ स्वर के साथ नासिक ध्वनि होती है और शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है वहाँ चंद्रबिंदु आता है। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा होती है तो सुविधा के लिए अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है, भले ही ध्वनि चंद्रबिंदु क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक उदाहरण है नहीं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नहीं के ऊपर अगर आप चंद्रबिंदु करोगे तो ये आपका अशुद्ध हो जाता है। री और री का भेद भी आपको मैं बता देता हूँ। तो री एक स्वर है और री एक स्वर है, क्योंकि ये भी आपको पता है। लेकिन जो ये री है यहाँ पर री व्यंजन है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो इसमें र और स्वर ई का यहाँ पर मेल है, र और यहाँ पर स्वर ई का मेल है, तो फिर ये बना री। तो ये भी भेद आपको पता होना चाहिए। जैसे कृपा, गृहिणी, ऋतु, तो ये सब इसके सही उदाहरण हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे लिखोगे कृपा, गृहिणी, ऋतु, तो ये अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा। अशुद्ध आप लोग वर्तनी का प्रयोग कर रहे हो। व्यंजनों का सही प्रयोग होना जरूरी है। तो जैसे आप लोगों ने 3 सौ देखे होंगे, श, श एंड श का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा। तो श जो आपका तालव्य श होता है, जिसके यहाँ पर उदाहरण है सलगम, श्याम। और अगर आपका ये दूसरा जो श है जो मूर्धन्य श है, संस्कृत के तत्सम शब्दों में अधिक इसका प्रयोग होता है, जैसे षटकोण और विशेष। और जो आपका तीसरा श है श, दंत्य श भी जिसको कहते हैं, तो जैसे इसके उदाहरण है सांप, सूरज। तो यहाँ पर व्यंजनों का भी सही प्रयोग होना चाहिए। इनके प्रयोग में त्रुटि से भी अर्थ बदल सकता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, शर्त यानी कि कंडीशन। और अगर आप लोगों ने शर्त इस प्रकार लिख दिया तो यहाँ पर इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व और ब का प्रयोग भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि दंतोष्ट वाला कौन सा वर्ण है। तो दंतोष्ट वाला सिर्फ एक ही वर्ण है, वो है व। जो दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है तो वो है सिर्फ व। ठीक है, व और व का प्रयोग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर इसकी वर्तनी अगर आप लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पर शब्द बनाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो व आपका दंतोष्ट है, वन वायु इसके उदाहरण है, और ब आपका ओष्ठ है। जो ब होता है आपका ओष्ठ है, ये आपका किस वर्ग में आता है ये आपको कमेंट में बताना है। ब आपका ओष्ठ है, जैसे बल और बस इसके उदाहरण है। और कुछ बोलियों में इनका उच्चारण भेद स्पष्ट नहीं होता है, जिससे वर्तनी में त्रुटि हो जाती है। जैसे वाणी, वाणी यानी कि वॉइस, इंग्लिश में वॉइस आप लोगों ने सुना होगा, वाणी। और बाणी, अगर आपने यहाँ पे व की जगह बाणी कर दिया तो इसका जो दूसरा मतलब यहाँ पे निकल जाता है, स्पीच। ठीक है, इस प्रकार आप लोग यहाँ पे इससे भी मतलब देख सकते हो। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी वर्तनी चेंज करी तो बिल्कुल अर्थ यहाँ पे बदल जाता है। और रॉ के भी विभिन्न रूप आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे रेफ, जब रॉ स्वर रहित हो और किसी व्यंजन के ऊपर आता है तो यहाँ पर कर्म, धर्म, वर्षा। और यहाँ पे जब रॉ स्वर सहित हो और किसी स्वर रहित व्यंजन के पैर में आता हो तो उसके उदाहरण इस प्रकार बन जाते हैं। और इसी प्रकार ट, ड, ढ के साथ पदेन, इस प्रकार आप लोग यहाँ पे इसके उदाहरण भी देख सकते हो। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो द्वित्व व्यंजन आपको इनको और किस नाम से जाने जाते हो, ये और किस नाम से जानी जाती है आपको कमेंट में बताने। क्या ये युग्मक व्यंजन भी होते हैं। द्वित्व व्यंजन का जो प्रयोग है जब एक ही व्यंजन 2 बार लगातार आए जिससे पहला स्वर रहित हो। ठीक है, द्वितीय व्यंजन क्या होता है, जब एक ही व्यंजन 2 बार लगातार आता है जिसमें जो पहला स्वर है, जो यहाँ पे पहला है, स्वर रहित हो। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण है दिल्ली, एक ही यहाँ पर व्यंजन 2 बार आए जिसमें जो पहला है स्वर रहित होता है। ठीक है, इसमें आधा लौ आपको दिख रहा है ना, और उसके बाद एक दूसरा व्यंजन दिख रहा है लौ, लेकिन वो स्वर के साथ है। इसमें बड़ी ई की यहाँ पे मात्रा यानी कि स्वर के साथ है। तो द्वितीय व्यंजन आपके क्या होता है, जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है जिसमें जो पहला होता है वो स्वर रहित होता है। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए अक्षर ये होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न बनता है कि अक्षर का पहला वर्ण कौन सा है। तो अक्षर का पहला वर्ण जो है क है और दूसरा
श है। क और श के मेल से क्या बन रहा है, अक्ष है। क श और अ यहाँ पे स्वर है तो उसके मेल से अक्ष बनता है क और श। और त्र, त और र और अ के यहाँ पर मेल से त्र बनता है। और ज धन य धन अ इसके मेल से ज्ञ बन रहा है। श धन र धन अ इसके मेल से आपका श्र बन रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हलंत का जो प्रयोग होता है जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो वहाँ पर हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का साइन आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार होता है। बाकी अक्सर संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं किसी वर्ण का आधा दिखाने के लिए उसमें प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय हो गया, विद्य धन आलय, तो यहाँ पर ये दो के नीचे जो आपको दिख रहा है हलंत, ये हलंत का चिन्ह होता है। और ये का प्रयोग होता है जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो वहाँ पर स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। महान में यहाँ पर नौ के नीचे आप लोग हलंत देख रहे हो, तो यहाँ पर ही हलंत का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाया जाता है, यानी कि स्वर वहाँ पर नहीं होता है। बाकी विसर्ग का प्रयोग भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो विसर्ग का जो प्रयोग है केवल तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है, विसर्ग का होता है। और यहाँ पर ह जैसी ध्वनि निकलती है, जैसे इसके उदाहरण है प्रातः, स्वतः, दुख, यहाँ पे ये इसके विसर्ग के उदाहरण है। आधुनिक हिंदी में दुख को दुख लिखना भी मान्य बताया गया है, लेकिन प्रातः आदि में विसर्ग लगाना आवश्यक है। विराम चिन्हों का प्रयोग के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। तो वर्तनी का एक महत्वपूर्ण पहलू विराम चिन्हों का सही प्रयोग होता है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में आता है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता है, इस प्रकार का इसका चिन्ह होता है। और अल्प विराम तो ठहराव के लिए, सूची में वस्तुओं को अलग करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोग वाक्य में ठहराव लाते हो तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। सूची में वस्तुओं को अलग करने के लिए आप लोग अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हो। अल्प विराम का चिन्ह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है जब वहाँ पर कोई प्रश्न पूछ रहा होगा या फिर क्या, क्यों, कैसे, तो यहाँ पर इस प्रकार के अगर शुरुआत में आप लोगों के वाक्य बन रहे हैं और अंत में ये आपको चिन्ह दिख रहा है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसके बाद विस्मयादि बोधक, तो हर्ष, शोक, घृणा आदि जैसे भाव जो व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक डंडी रहती है, उसके नीचे यहाँ पे बिंदु आपको दिखेगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह भी आप लोगों ने देखा होगा। तो उद्धरण चिन्ह आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा जब किसी के कथन का ज्यों को प्रयुक्त करने के लिए अगर किसी ने कोई कथन कहा है, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन है। तो सुभाष चंद्र जी बोस जी ने ये कथन कहा था। तो अगर आप लोगों को उस कथन को ज्यों का त्यों लिखना है तो आप लोगों को उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना होता है। कोष्टक जैसे अतिरिक्त जानकारी या फिर स्पष्टीकरण के लिए आप लोग कोष्टक का प्रयोग कर सकते हो। योजक चिन्ह भी आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा सामसिक शब्दों या फिर पुनरुक्त शब्दों या फिर तुलनात्मक शब्दों के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे कि माता, पिता, धीरे धीरे, सा जैसा, ये यहाँ पे जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है। मानक हिंदी वर्तनी के नियम भी हैं। तो देखो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी वर्तनी के कुछ मानक नियम निर्धारित किए गए हैं। क्रिया विशेषणों का अलग लिखना होता है, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी। तो यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था, योजक चिन्ह। तो ये आप क्रिया विशेषणों का अलग लिखना, ये यहाँ पर मानक हिंदी वर्तनी के कुछ नियम है। सर्वनामों और पर सर्गों का साथ लिखना, जैसे उसने, मुझको, आपको, परसर्ग को से मैं, इनको साथ में लिखा जाता है। ठीक है। सहायक क्रियाओं का अलग लिखना, जैसे जा रहा है, आ गई थी, तो ये सहायक क्रियाएं जो इस्तेमाल की गई है इनको अलग लिखा जाता है। अवयव शब्दों का अलग लिखना, जैसे तक, भर, मात्र, ही, आप तक, रात भर, मैंने ही, वह भी, तो ये इसके उदाहरण है। उसके बाद संयुक्त क्रियाओं का एक साथ लिखना। संयुक्त क्रिया जैसे पढ़ना, लिखना, पढ़ता, लिखता, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई, तो एक साथ इनको लिखा जाता है। खेलता, कूदता पहले अलग लिखा जाता था, अब योजक चिन्ह के साथ इसको लिखा जाता है। अंग्रेजी के शब्दों का लिप्यंतरण हो चुका है। अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी में लिखते समय उनके मूल उच्चारण के करीब रहने की कोशिश की जाती है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है, डॉक्टर, कॉलेज, कंप्यूटर। यहाँ पर इसके जो अंग्रेजी जो इसके शब्द है उसके नज़दीक यहाँ पर इसको बताया जा रहा है, लिखने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ आ ध्वनि के लिए अर्धचंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और हिंदी वर्तनी में सामान्य त्रुटियाँ और उनके निवारण के लिए मात्रा संबंधित जो त्रुटियाँ हैं, हर्ष और दीर्घ का सही ज्ञान न होना, तो उससे भी त्रुटि हो जाती है। जैसे बीमारी, यहाँ पर ये इसका सही है शब्दों का, और बीमारी यहाँ पर ये गलत हो जाता है। निवारण, शब्दों को ध्यान से पढ़ना और उच्चारण के अनुसार मात्रा का प्रयोग होना चाहिए। अनुस्वार और चंद्रबिंदु संधि भी यहाँ पर त्रुटियाँ हो जाती है। नासिक ध्वनि की सही पहचान न होना, तो भी आप लोग त्रुटि कर सकते हो। जैसे चांद, ये सही होगा चांद,
ये आपका गलत यहाँ पे वर्तनी हो जाती है और इससे शब्द भी आपका गलत बन जाता है। निवारण के लिए आपको उच्चारण पर ध्यान देना है और ध्वनि केवल नाक से आ रही है तो अनुस्वार का प्रयोग करना है, नाक और मुंह दोनों से आ रही है तो फिर आप लोगों को चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। श और स संबंधी त्रुटियाँ, तो श और श मैंने आपको ये तीनों बताए थे कौन से किस प्रकार के हैं, कौन सा तालव्य है, कौन सा मूर्धन्य और कौन सा आपका दंत है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। इनके उच्चारण और प्रयोग में भी भ्रम की स्थिति पैदा रहती है, तो विशेष यहाँ पर ये सही है लेकिन विशेष ये आपका गलत हो जाता है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना, इनकी त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए। तो शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थ के आधार पर प्रयोग आप लोगों को सीखना चाहिए। और र के विभिन्न रूपों का भी प्रयोग है, जैसे रेफ और पदेन में भ्रम हो जाता है। जैसे आशीर्वाद, ये बिल्कुल सही हो गया, आशीर्वाद ये आपका सही है, लेकिन आशीर्वाद ये आपका यहाँ पे गलत वर्तनी हो जाती है। तो र की स्थिति स्वर रहित या सहित और उसके बाद आने वाले व्यंजन को आप लोगों को अच्छे से देखना चाहिए। संयुक्त और द्वित्व व्यंजनों की त्रुटियों के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से सीखना चाहिए। जैसे विद्या, ये आपका सही हो गया, ये सही वर्तनी हो गई। विद्या ये आपकी गलत वर्तनी हो जाती है। तो शब्दों की बनावट और उनके मूल रूप को भी आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हिंदी वर्तनी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख ली है। इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्हों के बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे।